हर एक स्पेयर में अपना वर्चस्व रखता था। लाइक डिफेंस हो तो वो उसके हाथ में है, एग्रीकल्चर हो तो उसके हाथ में है, इरिगेशन उसके हाथ में, फाइनेंस उसके हाथ में, इवन हर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उसके हाथ में होती थी। देन पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज किसी एक पर्सन को असाइन कर देना। आज के समय पे भी यही है। जैसे हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, वो मिनिस्ट्रीज को असाइन किया जाता है। तो एक मिनिस्टर के हाथ में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, इट इज पोर्टफोलियो। ओके, लाइक आप अपना इकोनॉमिक्स में अगर आप में से कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता होगा तो उनका पोर्टफोलियो बना हुआ होगा। लाइक कितना डाइवर्सिफाई करना है उस चीज को। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी चीज है, और सिविल सर्विसेज में आप लोगों को स्टॉक मार्केट अच्छे से पढ़ना है। कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को। लाइक आपको पता होना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज है। और जो हमारे पास एनएससी है, एक तो बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है हमारे पास एनएससी। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना ज्यादा फास्ट है कि पर सेकेंड के 6th ड्यूरेशन में, लाइक 1/6 ऑफ सेकेंड में वहां पर ट्रेडिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे वहां पोर्टफोलियो होता है, वैसे ही हमारे पास मिनिस्टर्स के पास जो जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, उनका पोर्टफोलियो होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। ओके, और कोई डाउट आप लोगों को? स्टार्ट करें आगे फर्दर। हेडिंग डालिए, फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, that is in between 1947 to 1950. 1947 to 1950. The Constituent Assembly set up 13 committees. The Constituent Assembly set up 13 committees for framing the Constitution. For framing the Constitution. On the basis of the reports, on the basis of the reports of these committees, a draft of Constitution was prepared. A draft of Constitution was prepared by 7-member drafting committee. By 7-member drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. हिस्ट्री में बी आर अम्बेडकर, इवन पॉलिटी में बी आर अम्बेडकर, इवन इकोनॉमिक्स में बी आर अम्बेडकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इन ऑथर को पढ़िएगा, बी आर अम्बेडकर को, खुद से। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी स्पेयर में, लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, इवन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। ये वो पर्सन है जिन्होंने 64 मास्टर्स किया है, 64 टाइम्स मास्टर्स किया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने 3 टाइम डीएससी किया है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। ठीक है, पीएचडी नहीं होता था उस टाइम पे, तो डीएससी होता था उस टाइम पे। और 64 मास्टर्स का मतलब समझ रहे हैं आप, हर फील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं। सीएससी में एक क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी कि इकोनॉमिकल रेलेवेंस ऑफ बी आर अम्बेडकर। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें पॉलिटिकल सिनेरियो में, स्पेयर में जानते हैं। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली भी उन्होंने कितना ज्यादा अपलिफ्ट किया है अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी इन द सेंस एससी एसटीज को। एंड ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक स्पेयर में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, फ्रॉम 1919 ऑनवर्ड्स टिल द डेथ। ठीक है, एक बार पढ़िएगा उन्हें। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं कहां से आते हैं। पॉलिटी में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन इकोनॉमी का, बट जो आएगा वो हम लिख लेते हैं। लिखिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो 7 मेंबर्स के नाम सबको याद है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया।
लिखिए, एन गोपाल स्वामी, सेकंड इज कृष्ण स्वामी अय्यर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, नेक्स्ट के एम मुंशी, नेक्स्ट मोहम्मद सदतुल्ला, SAADULLA, नेक्स्ट BL मिल्टर, MITTER, एंड DP खेतान, KHITAN। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बनेगा कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो चार नाम देके रखेगा आपसे पूछा जाएगा कि इन चार में से कौन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के अंडर थे। ओके, चार नाम दिए जाएंगे, उसमें से 3 या 2 पर्सन होंगे और ऑप्शंस होंगे 1 एंड 2, 2 एंड 3। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मुलेट होगा, या फिर सिंपल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि मेंबर कौन कौन थे। मेंस में कुछ कोई रेलेवेंस नहीं है इसका, मेंस में लिखते भी नहीं हम लोग, सिर्फ प्रीलिम्स बेसिस पे है, तो बस इनको याद कर लीजिएगा। इसके आगे लिखिए, द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948। जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी हमारे पास, उसके रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं, द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948 on 26th November 1949, full stop. On 26th November 1949, the Constitution of India was passed and adopted by Constituent Assembly. Adopted by Constituent Assembly. Finally, Constitution of India came into force. Finally, Constitution of India came into force on 26th January 1950. On 26th January 1950. So ये चीज आई थिंक सबको पता होगा कि क्यों हमने सिर्फ 26 जनवरी ही यूज किया है। ये चीज पता है आप लोगों को कि हमने डेट 26 जनवरी ही क्यों चूज करी, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका था। इवन मेजर प्रोविजंस भी हमने 1949 26 नवंबर को अप्लाई कर दिए थे, लाइक ऑफ सिटीजनशिप, लाइक ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये जितने मेजर प्रोविजंस थे हमने 26 नवंबर 1949 को ही स्टैब्लिश कर दिए थे, इवन वर्क इनटू फोर्स भी हो चुके थे। देन व्हाई विल वी चूज 26 नवंबर? जी 1930 और 29 कौन सा सेशन था? सतलुज नदी के किनारे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बियॉन्ड क्वेश्चंस बहुत ही रेयर जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट रेयर जाते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है 1929 का सेशन है लाहौर सेशन, जहां पर हमारे पास जवाहरलाल नेहरू ने एक तिरंगा फहराया रावी नदी के किनारे और बोला गया कि आज से हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इससे पहले हम मांग रहे थे, लेकिन हम डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे थे कि तुम हमें ऊपर से एडमिनिस्टर करना, लेकिन हम अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद से फॉर्मुलेट करेंगे। लेकिन 1929 के बाद हमने बोला कि अब हमें चाहिए आजादी पूरी तरीके से, हम कॉमनवेल्थ में भी नहीं आना चाहते अनटिल अनलेस हम खुद ना चाहें। वो बात अलग है, 1946 में हमने साइन कर लिया कॉमनवेल्थ को। ओके, तो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर सेशन 1929 का, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम तिरंगा फहराया था रावी नदी के किनारे। व्हाट इट, ये चीज पूछी जाती है किस नदी के किनारे, पीसीएस पूछता है, आईएएस नहीं पूछता। हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को ये चीज, ठीक है? ओके, हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन।
important committees of Constituent Assembly and their chairman. So पेपर को नियर अबाउट 75 एंड 25 के रेशियो में डिवाइड कीजिएगा. कमिटीज के लिए लंबा साइड छोड़ना है एंड नेम्स के लिए सिर्फ 25% ऑफ एरिया छोड़ना है. फर्स्ट कमिटीज, मैं यहां से कमिटीज बोलूंगा, आपको अगर पता है तो आप बोल सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर. कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राजेंद्र प्रसाद. फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, अगेन राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमिटी, STEERING, स्टीयरिंग कमिटी, अगेन राजेंद्र प्रसाद. मैं एक साथ भी लिखवा सकता था बट अलग अलग बोलने का एक लौता सिनेरियो है कि आपको याद रहे चीजें. नेक्स्ट इज एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग. एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, अगेन राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट इज हाउस कमिटी. हाउस कमिटी, पताबी सीतारमैया. इनका सिनेरियो आपको पता होगा 1938 के सेशन का. सुभाष चंद्र बोस और इनके बीच में अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. गांधी जी इनकी साइड थे बट सुभाष चंद्र बोस को 1400 प्लस वोट मिले थे तो वो चुने गए. बाद में उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया. ठीक है, ये पर्सन थे पताबी सीतारमैया. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, KM मुंशी. देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं ये IAS पूछ सकता है क्योंकि ये माइनॉरिटीज टाइप कमिटीज भी हैं. तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. करेक्ट कौन कौन सा है इस फॉर्म में आ सकता है. तीनों फॉर्म यहां पर बन सकती है हमारे पास क्वेश्चंस की. नेक्स्ट लिखिए, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाम से क्लियर हो रहा है, फंक्शन से ही क्लियर हो रहा है. इट इज ऑल अबाउट द चेयरमैन और द स्पीकर. सो GV मालविंकर. GV मालविंकर. नेक्स्ट इज स्टेट्स कमिटी. आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है. प्रोविंशियल के लिए अलग है ना, ये स्टेट्स है, नेशनल लेवल स्टेट्स है. स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को FR लिख सकते हैं, इस वजह से मैंने स्पीड में बोला. माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल को MIO एंड TIB. शॉर्टकट्स कर लिखो यार. माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज. एक्सक्लूडेड एरियाज पूरा लिखने से बढ़िया शेड्यूल 5 लिख दो. शॉर्टकट्स, एक्सक्लूडेड एरियाज. सो इट इज व्हाट इट इज हेडेड बाय, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल. इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट कमिटी इंपॉर्टेंट है. स्टेट के आगे अगर प्रोविंसेस लग जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल. गॉट इट. नेक्स्ट इज माइनॉरिटीज सब कमिटी. माइनॉरिटीज सब कमिटी. ओके, देखिए जो भी अब मैं बोलूंगा सब कमिटीज, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम PCS पर्सपेक्टिव. अभी तक जो कमिटीज हैं मेजरली सब पूछ चुके हैं. अब जो सब कमिटीज हैं आज तक पूछी नहीं गई हैं, इसका ये मतलब है नहीं पूछी जाएंगी. क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है बहुत इजीली मैच करने के लिए. सब कमिटीज के अंदर लिखिएगा माइनॉरिटीज सब कमिटी, HC मुखर्जी. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, JP कृपलानी. JB कृपलानी. नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया,
North East Frontier Tribal Area and Assam excluded. North East Frontier Tribal Area and Assam excluded, and partially excluded areas subcommittee headed by Gopinath Bardoli. Gopinath Bardoli. Bardoli, Bardoloi. Next is excluded and partially excluded area. Excluded and partially excluded areas. लाइक इससे पहले हम असम वाली एरियाज की कर चुके हैं, तो अदर देन असम, ठीक है. सब कमिटी हेडेड बाय एवी ठाकर. एवी ठाकर, THAKKAR. एवी ठाकर. वी फॉर वैन, वनीला आइसक्रीम वाला वी. नेक्स्ट लिखिए यूनियन पावर कमिटी. यूनियन पावर कमिटी, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, अगेन इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इट इज जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग कमिटी. ये तो रटा होगा. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से. एवरीवन नोज ड्राफ्टिंग कमिटी हमारे पास चेयर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन हमारे पास बी आर अम्बेडकर थे. ये ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मुलेट कब हुई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मुलेट कब हुई थी? लाइक कौन से सेशन में कंप्लीट फॉर्मुलेट हुई थी? क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. याद रखिएगा 5th सेशन था, दैट इज बिटवीन 14th एंड 30 अगस्त 1947. ठीक है. क्या चीज में? ओके नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर अडॉप्टेड. व्हिच वन? ओके, क्वेश्चन वुड बी लाइक कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मुलेट हुआ है. हमारे पास आपको पता है कि पूरे के पूरे सेशंस लगे थे हमारे पास, लाइक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन से सेशन में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मुलेट हुई है? दैट इज इन 5th सेशन, दैट इज बिटवीन अगस्त 14 टू अगस्त 30 1947. अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बस. नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, सॉरी प्रोसीजर अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. Some basic principles were decided and agreed upon. नहीं, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश वाला था. प्रोसीजर अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट इज द हेडिंग. देखिए some basic principles were decided and agreed upon. इस तरीके से देखो, सबको पता है जिस तरीके से बिल पास होता है वही सेम प्रोसीजर वहां पे एस्टैब्लिश किया गया था. हमने कोई कॉमन गोल्स लिए, उसके ऊपर हमने चर्चाएं की, वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं. अगेन इस वाले टॉपिक से पीसीएस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस वाले टॉपिक से. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ के जाना है. पीसीएस के लिए जब आप जा रहे हो तो सब कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आईएएस के लिए जा रहे हो तो आपके लिए वो वाला पार्ट, स्टैटिक पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है. आपको थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट में घुसना पड़ता है, तो ये एनालिटिकल है थोड़ा सा. देखिए some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee prepared a draft. Then a drafting committee prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thoughts
prepare a draft constitution for discussion. Several rounds of thoughts, discussions, took place. Several rounds of thought, discussion took place on draft constitution, clause by clause. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज. इवन आज के टाइम पे भी ऐसा नहीं होता है ना. जब भी गवर्नमेंट प्रचंड रूप से आती है वो हमेशा बुलेटिन यूज करती है. बुलेटिन वर्ड याद रखिएगा, पार्लियामेंट में पढ़ेंगे इस वर्ड को. डिस्कशन नहीं करते जब लाइक आई एम द स्पीकर और ये लोकसभा बैठी है हमारे सामने, ये अपोजिशन है, ये हमारे पास जो पार्टी हमारे पास इस टाइम रूल कर रही है ये रूलिंग पार्टी है. ठीक है, मुझे पता है कि ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है. स्पीकर भी हमारे पास मेजर हर बार, लगभग हर बार रूलिंग पार्टी से ही आता है. बस वो है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा अगेंस्ट पार्टी से आ रहा है. ठीक है, तो द थिंग इज बुलेटिन में क्या होता है, मैं एक बिल को पढ़ूंगा, उसके बाद बोलूंगा कि जो इस बिल के पक्ष में है दे विल से यस, बट कॉमन है, ज्यादा मेजोरिटी है तो यस बोलेगी. और मैं बोलूंगा जो अपोजिशन में है वो दे विल से नो, नो की आवाज कम है. ऑल दो नो की आवाज चाहे बड़ी भी हो, क्योंकि स्पीकर यहां से आता है तो वो बोलेगा कि आई हर्ड द यस वॉव्स अलाउड, दैट्स व्हाई बिल इज पास्ड. समझ रहे हो, दिस इज बुलेटिन. बुलेटिन और भी कहीं से भी यूज किया जा सकता है. अच्छा, बुलेटिन है क्या वैसे एक्चुअली में? बुलेटिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का वर्ड है. आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जब सर रखा जाता था और ऊपर से वो तलवार वाला छोड़ दिया जाता था, तो गर्दन एक तरफ, सर एक तरफ, धड़ एक तरफ. सेम चीज बिल को पास करने के लिए भी हमारे पार्लियामेंट्स यूज करते हैं, बिना टाइम लगाए सीधा पास. ओके, तो ये वर्ड बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और कैसे बुलेटिन वर्ड यूज किया जा सकता है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट में? लोकसभा के पास पावर होती है किसी भी बिल को मनी बिल बनाने की, स्पीकर के पास, और स्पीकर ही बोलेगा. स्पीकर देखो कॉमन सी बात है, जैसे एनडीए की लास्ट ईयर तक 2021 तक मेजोरिटी थी लोकसभा में, बट राज्यसभा में नहीं थी. तो उनको लगता था कि शायद कोई बिल राज्यसभा में आके अटक जाए. वो क्या करते थे, उस बिल को मनी बिल बनाया, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, अब कर लो क्या करोगे, और वो बिल पास. मे भी शायद अभी आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, एक बार हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा मेरे बोलने का मतलब क्या है. ओके, नेक्स्ट लिखिए. द मेंबर्स ऑफ असेंबली प्लेस्ड the members of the assembly placed a great emphasis the member of assembly placed a great emphasis on discussion and reasoned argument they did not simplify. दोबारा सुनिए. The member of the assembly placed a great emphasis on discussion and reasoned argument. They did not simplify, advance their own interest, but gave principled reasons to other members for their position. आप कभी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आगे से जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पढ़ते हैं हम, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वहां पर लिखा हुआ है, आखिरी में लिखे हुए क्रिटिक्स. ओके, तो वो क्रिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उन्हें बोलने का मौका दिया. गॉट इट? तो ये जो पॉइंट है अगेन मेंस का पॉइंट है, प्रीलिम्स में यूज नहीं होगा. लिखिए नेक्स्ट. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड थ्रू
the mechanism of committees work through the mechanism of committees में लिखवा चुका हूं ऊपर, okay. The Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. Done. Last point important है, factual है, PCS पूछेगा. The assembly meet for 166 days. Meet MWT meet. मिलने वाला मीट, ठीक है. डेज आप सबको पता है 2 years 11 months, बिल्कुल 18 डेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ. लेकिन ये था पूरा प्रोसेस बनने में, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतने दिन बैठी है, ठीक है. अभी इनके एक सेशन भी लिखवाने वाला हूं मैं, सो आपको ये चीज इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए. इट्स सेशन वाज ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो फैक्ट जो था वो पीसीएस के लिए था. ये जो लास्ट वाली लाइन है, अगेन ये आईएएस भी पूछ सकता है, पीसीएस भी, दोनों एक स्टेटमेंट बना देगा, आपसे पूछा जाएगा करेक्ट है या नहीं है. दोबारा सुनिए. द असेंबली मीट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 month 18 days, spread over 2 years 11 months and 18 days. Its session were open to press and the public. Important है ये line. Its session were open to the press and the public. Done. Next for the heading लिखिए drafting committee. Drafting committee. On 29th August 1947, that was in the 5th session, okay. जैसे मैंने बताया 14 से लेकर 30 अगस्त तक हमारे पास 5th सेशन चला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. तो ऑन 29th अगस्त 1947 the constituent assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Thus, B.R. Ambedkar is rightly regarded. Thus, B.R. Ambedkar is rightly regarded as father of the Constitution of India. आई थिंक आप लोगों ने सुनी होगी ये लाइन. अगर नहीं सुनी तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5. लाइन मुझे याद नहीं है बट चैप्टर मुझे याद है. नेक्स्ट लाइन लिखिए. while deliberating upon the draft constitution, अगेन ये भी एनसीईआरटी की लाइन है. while deliberating upon the draft constitution, the assembly moved, discussed and disposed of as many as 2473 amendments. 2473 amendments out of total 7653 टेबल्ड अमेंडमेंट. एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए इंपॉर्टेंट है. 7653
टेबल्ड अमेंडमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो टेबल किए गए थे मोर देन 7,500, जितनों को टोटली रिजेक्ट कर दिया वो भी 2400 के लगभग। ठीक है, मेंस में 2400 प्लस करके लिखेंगे, पीसीएस पूछ लेता है। पीसीएस बहुत बुरा है, लिटरली बहुत बुरा है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि 1919 में लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, तो उनको शोल्डर किसने दिया था? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2014 या 16 का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। एक्चुअली में इसके पीछे रीजन था, उस टाइम पे यूनिटी चल रही थी मोमडन्स एंड हिंदूज की, तो उस टाइम पे शौकत अली, लियाकत अली। अच्छा, क्वेश्चन के ये सब कुछ गैस कर सकते हो आप लोग, ये वो फेज है जब हमारे पास खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है और गांधी जी ने बोला कि आप हमारे हेड के अंडर आके काम कीजिए। लेकिन जब ऑप्शन में सारे खान आ जाए या फिर दो अली दो खान आ जाए, तो आपका एलिमिनेशन मेथड भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, पीवाईक्यूज मारना स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बाउंसर्स क्वेश्चन होते हैं। लाइक 2019 आप हमसे पूछा गया था ये अशोकन एडिट के बारे में, लिटरली हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को भी क्वेश्चन नहीं आता था। इवन 2021 7 किंगडम्स दे दिए और बोला कौन कौन कॉन्टेम्परेरी थे। आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, आपने हिस्ट्री को रटा है, फैक्ट्स रटे हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से तो कभी देखा ही नहीं था। 7 अलग अलग डायनेस्टीज दी हैं हमें, किंग्स के नाम दिए हैं, अब पूछा जा रहा है कि कौन किसका कॉन्टेम्परेरी है। 2 नॉर्थ के हैं, 2 साउथ के हैं, 2 ईस्ट के हैं, 2 वेस्ट के हैं, एक तो हमें ही नहीं पता कहाँ का है। तो आसान नहीं होता। आपको जब पढ़ रहे होते हो ना, तो एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हर पर्सपेक्टिव में घुसना पड़ता है। लाइक जब सर आपको लिखवाते हैं यहाँ पर, तो सर के लिखवाने में और बुक्स में बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। सर जब लिखवाते हैं तो उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, सोशल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, और यूपीएससी क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है। स्टेट पीसीएस लिटरली सिंपल सिंपल पूछता है आपसे, लेकिन यूपीएससी जब पूछता है, एक स्टेटमेंट उनका आपका कल्चर के साथ रिलेट करता है, दूसरा जो होता है वो हिस्ट्री के साथ रिलेट करता है, तीसरा उस पर्टिकुलर थिंग की पॉलिटी के साथ रिलेट करता है। लाइक विजयनगर किंगडम, 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे। आप देखिए उसमें क्या पूछा कि वहां की जो वुमेन्स थी वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल निपुण थी, दे आर लाइक विरागो। अब वुमेन्स तो हमेशा से ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है यूपीएससी का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, बट ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है। ना तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी में मेंशन है, ना हमारी एनसीईआरटी इसमें मेंशन है, ना पूनम दलियाल करके जो एक बुक आती है सबसे प्रोमिनेंट है, ना उसमें मेंशन है, और वो क्वेश्चन एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है। वहां पर सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है लक। ठीक है, मेंस में लक नहीं चलता, लेकिन प्रीलिम्स में लक के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि पेपर हार्ड आते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सिर्फ 68 डेज बाकी हैं अभी। किसने फॉर्म भरा हुआ है? वाह, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ही, बढ़िया। देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज नथिंग बट द प्रियम्बल, आज का प्रियम्बल। ठीक है, इसे हम प्रियम्बल में भी एक बार देखेंगे छोटा सा। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द हेडिंग। अंडर हेडिंग लिखिए द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पूरा मत लिखना, ओआर लिख देना खाली। 1946 was introduced by Jawaharlal Nehru, introduced by Jawaharlal Nehru,
कौन से सेशन में इंट्रोड्यूस किया था? फेवरेट क्वेश्चन। बेसिकली these resolution were these resolution were the aspiration of the peoples who were making the constitution. सो क्वेश्चन यहाँ से पीसीएस में क्या उठते हैं, लाइक किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया, या तो ईयर पूछ लेंगे या आपसे सेशन पूछ लेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि हमने किस लाइन से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उठाया, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट लिखिए प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रिंसिपल आउटलाइंड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पॉइंट वाइज लिखिएगा, प्रिएम्बल का ही फॉर्म है इस वजह से। द आइडियाज प्रिंसिपल्स, the ideas oblique principles embodied in the objective resolution are reflected in the preamble of constitution, are reflected in the preamble of constitution. Next point, Constituent Assembly declare India as independent, sovereign republic and drawn up for her future governance a constitution. Next is, दोबारा सुनिए इस पॉइंट को, Constituent Assembly declare India as an independent, sovereign republic and to drawn up for her future governance a constitution. गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया। Got it? Next is, India shall be the union of states. India shall be the union of states. Next is, all powers and authority of India and government are derived from the people. Full stop. People will get guarantee about justice, equality and liberty. Next is, adequate safeguards shall be provided for minorities, backward classes and depressed. Next is, it shall be maintained the integrity
It shall be maintained the integrity of the territory of the republic. It shall be maintained the integrity of the territory of the republic. Done. Next is the state will contribute. The state will contribute to promotion of world peace, Vishwa Shanti, world peace and welfare of mankind, and welfare of मैनकाइंड। ये लास्ट वाला तो सिर्फ नेहरू जी की देन है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसके बहुत अगेंस्ट में रहते थे। कभी पढ़ना मजा आएगा। यहाँ तो तुम फैक्ट्स पढ़ रहे हो, कभी किताबों को पढ़ोगे ना तो कहानियां बहुत जबरदस्त है। पटेल की नेहरू के साथ कई बार नहीं बनी। इवन नेहरू और गांधी जी के भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बट स्टिल उन्होंने अपना पॉलिटिकल हायर नेहरू को ही चुना। अपने 4 बच्चों को दरकिनार करके एक दूसरे के बच्चे को अपनी पूरी लेगेसी दे दी। क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो? इम्पॉसिबल। यही रीजन है कि उनके खुद के बच्चे पॉलिटिक्स में आगे ड्रिवन ही नहीं हो पाए। बस एक शॉर्ट सत्याग्रह था जब उनका एक बच्चा नीचे तमिलनाडु कोस्ट में बोल रहा था कि हाँ मैं अपने पापा की पॉलिटिकल हेयरशिप को आगे फॉर्मुलेट करूंगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। शायद आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी की पीढ़ी अभी भी चल रही है, पता ही होगा, है ना। साउथ अफ्रीका में भी है, और उनकी ग्रैंड डॉटर के ऊपर रिसेंटली क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कि वो गांधी जी की पोती है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो अगर वो हमारे देश, क्वेश्चन मार्क क्या उठता है कि अगर वो हमारे देश में होती तो हमारी जुडिशरी भी ऐसा करती क्या? मॉरल ग्राउंड्स पे तो करना पड़ता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखा जाए तो आर्टिकल 14 ही मना कर देता है ऐसा होने से, और बेचारी को सलाखों के पीछे जाना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर हमने मेजर मेजर पार्ट, हमने किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको कंप्लीट किया है। किसी के मन में कोई डाउट है? अगर नहीं है तो मेरे मन में एक डाउट है, आप मुझे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपके मन में डाउट्स ही नहीं आते हैं। अच्छा, ये डाउट था? नहीं, ठीक है। आपको पता है कि प्रियम्बल में हमारे पास इंटीग्रिटी की बात की गई है, स्टेट्स अलग से नहीं जा सकते, और इसके साथ साथ कोई भी, आपको पता होगा 1947 में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के हिसाब से स्टेट का फॉर्मुलेशन किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के हिसाब से। देन आफ्टर 1956 में हमारे पास स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट हुआ, और उससे पहले आंध्र प्रदेश बन चुका था। ऐसा कोई नहीं होगा, ये चीज यहां पर लिखी हुई। अब जैसे कुछ लोग चुनिंदा जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं पंजाब के अंदर, वो खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब है, बी आर अम्बेडकर का भी एक ब्रेन चाइल्ड था कि एक दलितिस्तान हो, पूरा यूपी बिहार झारखंड वाला एरिया। अगेन इस लाइन का मतलब है ऐसा भी नहीं होगा, सेम चीज है। हाँ, जैसे बोडोलैंड है हमारे पास ऊपर, हमारे पास सिक्किम वाले एरिया में, तो वो कहते हैं कि हमें एक अलग से स्टेट दे दो, हमारी कंट्री अलग कर दो। अरे छोड़ो ना, मिजोरम वालों को देखो, मिजो ट्राइब, इतने से हमें तो कंट्री चाहिए पूरी की पूरी। मतलब सोचने वाली बात है, इस साइड इंडिया, उस साइड म्यांमार, थोड़ा सा वो भी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब बात बूत करेंगे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या मिलेगा उन्हें? इट्स समवट लाइक हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, मैं पाकिस्तान के पास जाऊंगा। ये पूरी इंडियन टेरिटरी में है, पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन जाएगा भाई? समझ रहे हो? तो ये लाइन है कि हम इंटीग्रिटी को एडमायर करेंगे, कोई भी उसके खिलाफ जाएगा तो हम लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी करके उसे बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। और कोई डाउट है आप लोगों को? तो मैं आपसे कुछ पूछूं?
यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि हमने पावर डिराइव करी है अपने आप से, लिखा हुआ है, अभी लिखवाया मैंने आप लोगों को। डायरेक्ट इलेक्शन लास्ट टाइम कब हुए? 1937। समझ रहे हैं आप लोग? 1937 में डायरेक्ट इलेक्शन हुए लास्ट टाइम, और जितने मिनिस्टर्स बने थे, जितने के पास भी हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो 1939 तक सर्व कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। देन आफ्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स कैसे इलेक्ट हो गए जब डायरेक्ट इलेक्शंस हुए ही नहीं, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो हमने तो उन बंदों को चुना ही नहीं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाके इलेक्शन, खुद से इलेक्शन किया और खुद से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो क्या ये वर्ड सही है कि हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? बहुत ब्रॉड जा रहा है क्वेश्चन, बहुत ही ब्रॉड जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ मेरे को प्रीलिम्स का पढ़ाना है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली डिसाइड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यही लाइन होती है वहां पर। हम स्टार्ट कर रहे हैं वी द पीपल। क्वेश्चन कई बार आया है, हु गेव द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होता है पीपल्स, हर बार। क्वेश्चन है कि सही में पीपल्स अथॉरिटी थे क्या? सबके क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं चेहरों पे। बिल्कुल, तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन था तो पीपल्स तो डायरेक्टली इलेक्ट करे ही नहीं ना, तो फिर हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे दिया? ठीक है, तो फिर पीपल्स नहीं होना चाहिए ना, फिर वहां पे इलाइट पीपल्स लिखा होना चाहिए ना। जब हमारा इतना बड़ा लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक वर्ड की अलग अलग मान्यता है। अभी जब हम एफआर पढ़ेंगे तो वहां पे ओनली वर्ड यूज होता है, और ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्पेयर में। तो जब सब कुछ रिटर्न है तो वहां पर पीपल्स की जगह इलाइट पीपल्स क्यों नहीं लिख दिया? तो वही तो, अगर हम लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये लोग नहीं मान रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल आना चाहिए, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल्स मान रही है, वो बिल तो पास हो जाएगा ना। इनके ऊपर तो थोपा गया है वो, तो ऐसे ही पीपल्स के ऊपर थोपा नहीं गया। एक मिनट रुको, आपको बहुत डेलिमा वाला लग रहा होगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ आपके लिए। इंदिरा गांधी का जब डेथ हुआ, तो इंदिरा गांधी का डेथ उनके ही बॉडीगार्ड्स ने किया, एवरीवन नोस, है ना। वो केस ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि मुझे पता है कि इनको इन्होंने गोली मारी है और ये मर गए, तो इनके ऊपर अब क्रिमिनल चार्जेस लगने वाले हैं, और या तो इनको 14 साल की जेल या फिर फांसी सीधा। ओपन एंड शट सबको पता चल रहा है। फिर आते हैं हमारे पास राम जेठमलानी, कहते हैं कि मैं लड़ूंगा इस बंदों का केस, और सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या दलील देते हैं कि आप जिस संविधान के हिसाब से जजमेंट देने वाले हैं वो संविधान ही गलत है, क्योंकि हम उसके पहले पार्ट, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस बोल रहे हैं, प्रियम्बल बोल रहे हैं, वहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर इस वी को देखा जाए तो डायरेक्ट इलेक्शन हुए ही नहीं है, समझ लो। केस ओपन एंड शट था, उसकी भी प्रोसीडिंग 4 महीने तक चली। सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी तुम्हारे ऊपर लगे है ना क्वेश्चन मार्क चेहरे पे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सेम लगे थे। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, स्टिल वो हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था, बट 1937 के हिसाब से तो इलेक्टेड थे वो पीपल्स। राम जेठमलानी कहते हैं वो तो 10% लोगों ने भी वोट नहीं दिया। इसको इस तरीके से खारिज किया गया केस को, और एट लास्ट ये बताया गया क्योंकि 10% लोगों ने इसको वोट दिया था, इस वजह से हम उन 10% की विल को पूरी की पूरी लोगों की विल मान के चलते हैं। रोशो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, हेगल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, एरिस्टोटल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा आपको डेलिमा वाला लगा होगा, बट याद रखिएगा ये जो वी द पीपल है, ये 1937 के इलेक्शंस के हिसाब से चुने गए हैं, और उन्होंने भी नहीं, उनके बाद जो उनका पूरा का पूरा टर्म कंप्लीट हो गया है 1944 तक,
और उसके बाद उनके थ्रू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस हुआ। ओके, बहुत बेकार लगा आपको यार? मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यार। अगर ये 10 मिनट तक हम बात नहीं करते इसके ऊपर, तो आप जिंदगी भर इस चीज को लिख नहीं पाते। अब भले ही आप 2 लाइन लिख सकते हो, 10 में से 1 नंबर आ जाएगा। लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स related to making of constitution. The duration of making of constitution was, सबको पता है, लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट लिखिए, every debate of constituent assembly is recorded and preserved. Every debate of constituent assembly is recorded and preserved in 12 sections. Every debate of constituent assembly is recorded and preserved in 12 sections. Next is the task of constitution making. The task of constitution making was completed on 26 November 1949 by Constituent Assembly (284 members of Constituent Assembly). The task of constitution making was completed on 26 November 1949 by the Constituent Assembly. 284 members of Constituent Assembly out of 299 finally signed the Constitution. Next point. Every year, 26 November is observed as Constitution Day in India since 2015. Since 2015. Next लिखिए, timeline of Constituent Assembly. Timeline of Constituent Assembly. So here's the timeline. You have to write this. First session, second session, even हर सेशन आपको लिखना। जब 5th सेशन आएगा तो उसके स्टार माइंड बना दीजिएगा, जिसमें आपको लिखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी इस टाइम फॉर्मुलेट हुई थी। ओके, जल्दी से।
हो गया। ड्यूरेशन किसका? ओके, 28 अप्रैल टू 2 मई 1947। क्वेश्चन एक और जगह से फॉर्मुलेट होते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट में भी पूछा जाता है किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, तो इसे लिखने के बाद उसके ऊपर स्विच करने वाले हैं। लाइन मारिएगा सामने सामने, ठीक है, क्योंकि जब रिवाइज करते हैं ना तो समझ नहीं आता, सेशंस मिक्स हो जाते हैं। एक टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें सेशंस लिखे हुए थे एक साइड पे डेट लिखा हुआ था, आपको मैच करना था उसमें। डन। हो गया। बस स्पीड में लिखो यार आप लोग। जब निश्चित सर क्लास लेते हैं ना कई बार, तो वो सुपर एक्सप्रेस की तरह चल रहे होता है जब उनका मूड करता है। विच वन? आप सेशन बोलिए कौन सा? 6th सेशन इज 27 जनवरी 1948। एकलौता सेशन ऐसा है जो सिर्फ सिंगल डे में कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट इज 7th सेशन, 4 नवंबर 1948 टू 8 जन 1949। 8th सेशन, 16 मई टू 16 जून 1949। 9th सेशन, 30 जुलाई टू 18 सितंबर 1949। 9th सेशन, 30th जुलाई 18 सितंबर 30th जुलाई टू 18 सितंबर 1949। 10th सेशन, 6 to 17 अक्टूबर 1949। 11th सेशन, that was the last one, 14th to 26 नवंबर 1949। एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को भी मिली थी, सो डैट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर सके। ठीक है। फ्लैग कब अडॉप्ट किया हमने? कब अडॉप्ट किया फ्लैग? 22 जुलाई। और कोई? 26 नवंबर के आसपास, 23 या 24 जनवरी। सबके पास अलग अलग निकल के आ रहे हैं। ईयर भी तो बताइए मैम। 1947। याद रखो यार, फैक्ट्स सही बोला है उन्होंने। और जनगण मन, देखो ये चीजें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये चीजें आती हैं आपके पास। नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम कब संग किया गया था? पहली बार कब सिंग किया नेशनल एंथम? यप, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आप, हाँ हाँ, नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम कब संग किया गया था, सिंग किया गया था? SUNG संग। अरे क्वेश्चन बना है यार, क्वेश्चन बने हुए हैं ये। 1911। और हमने कब अडॉप्ट किया उसे? यार 24 जनवरी के। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। कहां से लिया गया है वंदे मातरम? कहां से लिया गया है?
देखो यार, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, पॉलिटी में भी ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा होता है हमारे उसके नीचे, वो कहाँ से लिया गया है? कौन से वाला? मंडूक उपनिषद, सही है। कुछ तो पता है आप लोगों को। आनंद मठ से लिया गया था हमारे पास, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, नील दर्पण आज पढ़ोगे यार अभी आप लोग। ठीक है, तो जो मैं अभी आपको बताऊं ये फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। इवन लास्ट ईयर उन्होंने फ्लैग कोड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको प्रिपेयर होकर चलना है हर स्पेयर में। ओके, इंटरिम गवर्नमेंट का लिखिए। ऑल्दो मैंने आपको ये लेक्चर भेज दिया होगा। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपीज में कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिला हुआ था। लिखिए, फर्स्ट इज एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है और ये इंटरिम गवर्नमेंट में क्या पोर्टफोलियो किसके पास है, ये चीज अलग है। ठीक है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो वहां पर भी मिनिस्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और उनके पास अपना एक पोर्टफोलियो है। ओके, तो वो जो पोर्टफोलियोज हैं अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जाता है आप लोगों से। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। इट इज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन इज होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर, हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैच द फॉलोइंग का फेवरेट क्वेश्चन है इंटरिम गवर्नमेंट पे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, दैट इज डॉक्टर जॉन मैथाई। नेक्स्ट इज लेबर, नेक्स्ट इज लेबर मिनिस्ट्री और लेबर, दैट इज जगजीवन राम। पीसीएस का इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, 2 बार पूछा है यूपी पीसीएस ने। लेबर मिनिस्ट्री किसके पास थी इंटरिम गवर्नमेंट में? जगजीवन राम। नेक्स्ट इज डिफेंस, अगेन इंपॉर्टेंट, पूछा गया है आपसे। इंटरिम गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी? दैट इज सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट इज वाइन सॉरी वर्कर्स, माइंस एंड पावर, वर्क्स, माइंड एंड पावर, दैट इज सीएच भाभा। सीएच भाभा। ये पर्सन भी थोड़ा और लंबा जीते ना तो हमारी शायद न्यूक्लियर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा जल्दी हम एडॉप्ट कर पाते हैं। तो इनकी भी जो डेथ है वो भी बहुत ही अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हुई है, लाइक सुभाष चंद्र बोस, लाइक लाल बहादुर शास्त्री एंड सीएच भाभा। नेक्स्ट इज फाइनेंस। याद रखिएगा, लियाकत अली खान, गोला बना दो, लिख लीजिए मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के मेंबर हैं जिनको बात करने के बाद इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था। नेक्स्ट इज पोस्ट एंड एयर, पोस्ट एंड एयर। आज के टाइम पे पोस्टल डिपार्टमेंट आपको कम लगता है, बट उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं थे और सिर्फ एक ही चीज की जा सकती थी, खत लिखा जा सकता था। और उसकी मिनिस्ट्री किसके पास थी? अब्दुल रब निशात। अगेन ABDUR, अब्दुल रब, RAB रब, निशात NISHTAR, निस्तार। इनको बाद में कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट इज
रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट वन, अशरफ अली, इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उस पर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, मेजरली वो आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर्स में। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इज अशरफ अली। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड आर्ट, एजुकेशन एंड आर्ट, दैट इज सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचार्य। तो ये हमारे पहले गवर्नर जनरल भी थे फ्री इंडिया के, याद रखिएगा। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इनका नामकरण भी इन्हीं की वजह से हुआ है। नेक्स्ट इज, अच्छा रेलवे, ये एजुकेशन की अगर हम बात करें, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस किस पर्सन के पास था ये पोर्टफोलियो? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास थी स्टार्टिंग में? हिंट दो आपको, क्या पता हिंट से इजीली आप बता सकें। ही वॉज मॉमडन पर्सन। चलो और हिंट दूं, सबसे कम एज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो। चलो थोड़ा सा और बड़ी वाली हिंट देता हूँ, इसके बाद अगर नहीं कर पाए तो भैया चुल्लू भर पानी भी आपके आगे है, और आप खुद में तो अपने आप हो ही। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वही हैं। रहने दो, पेपर में नहीं आएगा। क्या क्या? अहमद अब्दुल्ला, एम राय अब्दुल्ला नहीं। कहीं से खान अबुल गफार खान की बात भी आई थी है? भाई वो तो 1938 39 में एक चल बसे। थोड़ा नहीं आएगा पेपर में। नेक्स्ट वन इज कॉमर्स। गफार अली खान नहीं, ये नहीं थे हमारे पास। मेरे को तो उनकी फोटो याद आ रही है, नाम तो मेरा भी स्ट्राइक नहीं कर रहा अभी। इतना बुरा हो गया। वो बिपिन चंद्र वाली बुक है ना, उसमें गांधी जी के जस्ट बगल में खड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तक आप इसे कॉपी कीजिए, मैं पहले उनका नाम देख। मेरा तो लिटरली ऑप्शंस में तो इजीली हो जाता है। ये सारी मिनिस्ट्रीज कॉपी हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। नाम सबको याद था, पर माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ थिंग। बाकी मैंने इनके रिगार्डिंग आपको फैक्ट अच्छे खासे बता दिए। एक और चीज याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के रिलेटेड नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 11 को हम मना सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट बिकॉज इनकी जन्मतिथि है। ओके, नेशनल एजुकेशन डे फॉर 11th ऑफ नवंबर तो सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट बिकॉज मौलाना अबुल कलाम आजाद इस दिन धरती पे आए थे। ओके, हो गया इतना। लास्ट वन इज द जोगिंदर नाथ मंडल, अगेन इंपॉर्टेंट पुट कर दीजिएगा। मुस्लिम लीग के नॉन मुस्लिम मेंबर, ठीक है, डेट्स ऑल। जोगिंदर नाथ मंडल, इनके पास लॉ था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने इस पोर्टफोलियो को संभाला था। डेट्स ऑल। कुछ अगर आप लोगों को आज पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, जिसमें हमें मेनली फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। क्या क्या मेजर फीचर्स हैं? देखो, पूरी पॉलिटी में मेजर पार्ट कल वाले टॉपिक में से आने वाला है, क्योंकि हमें एक ब्रीफ इंट्रो मिलेगा फंडामेंटल राइट्स का, एक ब्रीफ इंट्रो मिलेगा डीपीएसपी का, पूरे जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की मेन प्रोविजंस हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रो कल आप लोगों को मिलेगा। तो मेजर क्वेश्चंस वहीं से फॉर्मुलेट होंगे।
याद रखिएगा। That's all.